कांग्रेस का हर बड़ा नेता चुनाव हार रहा है, सारे मंत्री चुनाव हार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं, और इनकी हारने की पटकथा लिखने वाले माननीय नवजोत सिंह सिद्धू, प्रदेश प्रधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब इकाई, वह भी चुनाव हार रहे हैं। अकाली दल अपनी पूरी विरासत का सफाया कर रहा है। अकाली दल के अंतर्गत प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में चुनाव हार रहे हैं। प्रश्न साफ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए खराब दौर लगातार जारी है। इन पांचों राज्यों के परिणाम कांग्रेस को गर्त में जाता हुआ ही दिखा रहे हैं। सब जगह हार रही है, तसल्ली से हार रही है। पंजाब में हारने की पटकथा तो पहले से ही दिखाई दे रही थी, पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस एक शर्मनाक हार की ओर बढ़ रही है। 70 सीटें 46 में भाजपा आगे, कांग्रेस 21 पे आगे। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2 विधानसभा क्षेत्रों में हारने वाले हरीश रावत इस बार भी चुनाव हार रहे हैं। लाल कुआं से चुनाव लड़ने गए थे, 11,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। खुद के हारने के साथ साथ अपनी बेटी की भी हार की कथा लिख रहे हैं। अनुपमा रावत भी चुनाव हार रही है। गोवा के संदर्भ में भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है, 40 में से 19 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 12 पे, कोई कहानी नहीं। मणिपुर के संदर्भ में भी भाजपा 26 पर है 60 में से, कांग्रेस 10 पर रह गई है, कोई कहानी नहीं। तो कुल मिला के भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। आम आदमी पार्टी वर्तमान और भविष्य की संभावना, और कांग्रेस केवल अतीत की विरासत के संदर्भ में ही मुग्ध रहे, वर्तमान में भी कुछ नहीं और भविष्य के लिए उम्मीद नहीं। इन सब के बीच में हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बड़ा पसीना बहा है, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। हमारे साथ हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया इस परिणामों के संदर्भ में गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी रामविचार जी, पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो आप सभी को और इन चारों राज्य की जनता को, जी, वहाँ की मतदाता को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्रों में लगातार दौरा जो किया और उससे अलग अलग लोगों से चर्चा के दौरान जिस तरह से लोगों के ओपिनियन आ रहे थे, उससे लगने लगा कि हम पिछली बार का जो रिकॉर्ड है उसके करीब ही जाएंगे और लोगों में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी की जो कार्यशैली रही है, उनकी जो योजना रही है और आम जनों के दिल को छूने वाली जो योजना रही हैं, उसका एक गजब का कमाल हुआ जी। और इतना अधिक लोगों में विश्वास मैंने देखा कि वो देखते बताते थे कि ये देखिए हमारा इज्जत, आज तक हमारे इज्जत का सम्मान करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इज्जत बनाया, हमारे लिए महिलाओं के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया है। नल जल की जो स्कीम है, जल जीवन मिशन का गांव गांव में जिस तेजी के साथ चल रहा था, आवास का जिस प्रकार से बेहतरीन उपयोग उत्तर प्रदेश में जो हुआ, और भी बहुत सारी स्कीम योजनाएं हैं, उसका जिस प्रकार से जमीन में उतारा गया, मैं समझता हूं कि इन सब के लिए वहां की जनता ने एक बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर करते हुए फिर से इन सभी योजनाओं को कैसे लागू रहे, कैसे चालू हो, इस ओर भी वोट दिया। दूसरी तरफ जो आतंकवादियों का साथ देने वाले या ऐसे फिरका परस्तियों वालों का साथ देने वाले, तमाम वहां गुंडे मवालियों का साथ देने वाले, उनको भी जनता ने सबक सिखाने का मन बनाया था। और यही सब कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज चारों तरफ जहां हम बड़े बड़े दावे जो हो रहे थे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहां भी लोगों ने, वहां की जनता ने, मतदाता ने धूल चटाया और ये स्पष्ट संदेश वहां की जनता ने दिया है।
इतने अच्छे अच्छे के बीच में केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जनता नाराज है या भाजपा की अंदरूनी सियासत के शिकार माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं? रामविचार जी, कोई आकलन? इस बारे में मुझे वहाँ के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं है जी, लेकिन वहाँ का स्थानीय स्तर पे जिस प्रकार से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के सभाओं में जो विघ्न डालने का जो कोशिश हुआ, या ये कह सकते हैं कि जो विरोधी पार्टियां थी वहाँ पे काफ़ी हावी होकर के जी, अपना प्रदर्शन जो किया, तो मैं समझता हूँ इन सभी कारण के साथ साथ और क्या कारण हो सकता है वो बात का समीक्षा का विषय हो सकता है। मुझे इतना ही नॉलेज है। एक विषय पे और आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, फिर मैं गिरिजा शंकर जी को रुख करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय को भांपने में हुनर है। पंजाब में कहां चूक गई आपकी पार्टी, कहां चूक गए आपके रणनीतिकार? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे रामविचार जी, कैप्टन अमरिंदर के भरोसे आपने, भाजपा ने उम्मीद की थी पंजाब में कमाल करने की। अभी अभी खबर आई है, जिन कैप्टन अमरिंदर के भूते आप सपने देख रहे थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरीके से हार गए आम आदमी पार्टी के हाथों। कौन चूक गया पंजाब को पढ़ने में? मैं समझता हूं कि इसमें चूकने की बात नहीं है जी हम तो ऐसे भी किसी के सहारा से ही वहां आगे बढ़ रहे थे जी और पिछले लंबे समय तक जी हम लोगों ने अकाली दल के साथ जो मित्रवत व्यवहार के साथ मित्रवत हम लगातार हम लड़ाई लड़े, जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, अन्यों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते रहे। तो हम तो एक सहयोगी दल के रूप में थे और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतने सालों में हमारा कोई जमीन वहाँ पे तैयार सीधे तौर पे नहीं था। हम कहीं ना कहीं लोगों पे ही डिपेंड रहा करते थे और इस बार भी हम जो है हमें एक सहारे की जरूरत थी। तो लगता था कि बड़ा चेहरा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के एक नाम है इस और उनका सहयोग मिला और अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक तरफ से आपका पिछली बार भी सरकार में आते आते आप चूक गई थी, तो मुझे लगता है कि आपने पिछले 5 साल में अपनी जमीन को और मजबूत किया और पिछले बार के भी लोगों के जो सहानुभूति थी वो सब भी मिला करके आपकी ओर जो है वोट शिफ्ट हुआ और इस वजह से हमारे जो सहयोगी दल के साथ हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था उसमें बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि हमें सफलता इस बात के भी मिली कि कम से कम हमें स्वतंत्र रूप से पंजाब में खड़ा होने का एक हमारा नेटवर्क कम से कम वहाँ बन गया और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, आने वाले समय में हमारी लड़ाई इस पराजय का मलाल कम है रामविचार जी को? रामविचार जी भविष्य को लेकर उम्मीद करना चाहते हैं, शायद हमारा एक बेस तो बनी गया। लेकिन मैं गिरिजा शंकर जी आपके पास में थोड़ा अलग पहलू पे आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अघोषित नियम बनाया 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति प्रदान करने का, फिर चुनाव नहीं लड़ाएंगे। पंजाब से जो कुछ भी परिणाम आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर ने 2017 में कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है। जैसे ही दोबारा चुनाव का मौका आया तो अपने कहे से पलट गए। क्या जनता ने सबक दे दिया कि अब आपका ये पलटना बर्दाश्त नहीं है? प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की है, जनता नकार रही है। क्या इसका संदेश है कि आदमी को समय रहते ही अपने स्थान पे पहुंच जाना चाहिए, या कुछ और नजरिए से देखते हैं आप इसे? इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये है आपकी जो लोगों से जुड़ाव की और आपके अपने प्रासंगिक बने रहने की। कई बार आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र में आदमी अप्रासंगिक हो जाता है राजनीतिक जीवन में और वो कम उम्र में राजनीति से बाहर हो जाता है। तो राजनीति में जरूरी ये है कि उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को लगातार रिलेवेंट बनाए रखें और लोगों के नजर में आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि कांग्रेस से बाहर हो गए या कांग्रेस से बाहर निकाल दिए गए, यदि वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ते तो शायद है उनकी ये दुर्गति न होती। यदि ये एक आदमी जो लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस के अंदर है और लगातार बीजेपी को हराकर सत्ता में आ रहा है, यदि वो आदमी बीजेपी से हाथ मिलाए तो उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है, वो चाहे उम्र कोई भी हो।
उनको ये परिणाम भुगतना था। तो सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, आदमी की विश्वसनीयता और उसकी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में भी चुनाव लड़े। अकाली दल लगातार दूसरी बार करारी हार को प्राप्त हो रहा है। देश का दूसरा सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इस पराजय को अकाली दल के भविष्य के संदर्भ में गिरिजा शंकर जी किस रूप में देख रहे हैं? ये बात लागू होती है कि जो बहुत सारे जो अवधारणा है, जो परसेप्शन है, जो मीडिया बना देता है, कई बार उसके शिकार राजनेता भी हो जाते हैं। जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि साहब जैसे रायबरेली, वो उनका सोनिया गांधी या गांधी फैमिली का गढ़ है, रायबरेली अमेठी, वो गढ़ कैसे टूटा आपने देखा है। तो ये जो परसेप्शन है कि प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल या अमरिंदर सिंह या अकाली दल, उनका पंजाब की राजनीति में एक छत्र राज हमेशा रहेगा, ये परसेप्शन अपने आप में गलत था। ये गलत था, ये साबित होता है इस चुनाव में। जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल दोनों हार रहे हैं, मजीठिया चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब अकाली दल ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो जो एक बपौती मानकर वो चलते रहे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, कभी भी वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं दिया जा सकता। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम देखते हैं। यही गलती अकाली दल ने की, और अब मुझे नहीं लगता कि अकाली दल के लिए अब आगे कोई बहुत बड़ी गुंजाइश आने वाली समय में राजनीति में दिखती है। तो एक बड़ी गुंजाइश आने वाले संदर्भ में देख रहे हैं। हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। तो जयराम ठाकुर जी के पास हम रुक करेंगे। जयराम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयराम जी के पास में मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, उससे पहले रामविचार नेताम जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। ये परिणाम कितने अप्रत्याशित हैं रामविचार जी? उत्तराखंड के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था वहां जरा मामला टाइट है, पर परिणाम जो दिख रहा है रुझानों की शक्ल में ऐसा दिख नहीं रहा। चूंकि देखिए, ऐसा नहीं मानता कि अप्रत्याशित है जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उस नेतृत्व को पूरे कॉन्फिडेंस था, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उनका जो कॉन्फिडेंस था इसलिए था कि जमीन में जो हमारा हर पोलिंग में, हर मतदान केंद्र में हमारा जो माइक्रो लेवल के जो काम है, और उस काम के आधार पे जो रिपोर्ट जो तैयार होता था, उसके आधार पे कॉन्फिडेंस जो है दिखाई देता था। उसके आधार पे कॉन्फिडेंस दिखाई देता था। मैं रामविचार जी आपको रोकूंगा क्योंकि मैं सीधे शिमला की ओर रुख कर रहा हूं, जहां हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। जयराम जी, जो रुझान आ रहे हैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, कितना चौंकाने वाला है ये रुझान आपको, या कितना प्रत्याशित है? ऐसी उम्मीद के साथ थे आप? देखिए, मैं पहले स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई इसमें चौंकाने वाली या हैरान करने वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट लग रहा था, पहले से लग रहा था, कैंपेन शुरू होने से पहले से लग रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा वहां उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था था, और उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसलिए लोग बड़ा स्पष्ट अपना रुख दे चुके थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से वापस लाना चाहिए। और गोवा में भी हम देख रहे थे, उत्तराखंड जो हमारा पड़ोस का राज्य है, और मणिपुर, चारों राज्य भाजपा के जो शासित राज्य थे, उन चारों में भारतीय जनता पार्टी और बेहतरीन काम के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर मोहर लगी, और वहां सरकारों के कामकाज पर मोहर लगी। और ये जीत मैं समझता हूं कि हमारी आशा के अनुरूप है, और मैं सभी चारों प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। आप इसे प्रत्याशित बता रहे हैं, पर हम पिछले कुछ समय से अगर चुनावों को देखें, एक सरकार को वापस आना बेहद मुश्किल होता है। आप तो स्वयं उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जहां पर हर बार एक अलग राजनीतिक दल को मौका मिलता है। उत्तराखंड की जीत ने आपकी अपनी उम्मीदें कितनी जगाई हैं? क्योंकि अगला चुनाव आपको ही लड़ना है, अगला चुनाव हिमाचल और गुजरात के संदर्भ में ही है।
उत्तराखंड की सफलता जयराम ठाकुर जी को कितनी उम्मीद जगा रही है? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट हूँ जी कि कभी न कभी किसी काम की शुरुआत होती है। हिमाचल प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं कि लंबे समय से ये रहा है कि 5 वर्ष के बाद सरकार बनती रही है जी, लेकिन अब की बार ये शुरुआत होगी जो उत्तराखंड में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई और हरियाणा में पहले ही हो चुकी है। सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार ये शुरुआत होने वाली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। आप 4 राज्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं लेकिन पंजाब का जिक्र नहीं कर रहे जयराम ठाकुर जी। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, उत्तराखंड में सफलता मिली है, गुजरात और मणिपुर में भी मिल रही है, पर जो सफलता आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल रही है उसको लेके कितने हैरान हैं आप? क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि ये जानने, बूझने, खोजने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी सफलता कैसे? देखिए, उस बात को लेकर के मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहना नहीं है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब में हम सत्ता में थे नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी जी और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सबके सब हार रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि चन्नी साहब भी दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं और सिद्धू साहब जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रैंक पे थे वो अपने तीसरे नंबर पर जा रहे हैं अपने वहां पर विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसे इसलिए ये सबक तो कांग्रेस को सीखना है। बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कह सकता हूं कि हमने वहां पर अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में भी सफलता की है और हमने हालांकि वहां पर जो परफॉर्म किया है और उस परफॉर्मेंस में मैं मानता हूं कि कमी जरूर रही है लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते वहां पर मजबूती के साथ खड़ी होगी जमीन पर और हर चुनौती का सामना करेगी। एक सवाल और जयराम जी आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का आता पता नहीं लग रहा है। कांग्रेस की ये स्थिति आपके मन में कितना दुख पैदा करती है और अपने विधानसभा चुनाव के लिए कितना हर्षित करती है? दोनों सवाल है आपसे, क्योंकि आपके यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस रही थी। जयराम जी कभी विचार करते हैं क्या हो रहा है ये कांग्रेस का? देखिए, एक पार्टी को जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद ऐसा अगर उसको दिन देखना पड़े जब वो सब जगह से सब प्रदेशों से बाहर होती दिख रही है जी, तो आकलन करने का विषय तो उनका है जी, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है जो परिवार तक सीमित रह गया है, परिवार तक, और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश की जनता ने उसको एक बार नहीं अनेक बार नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विषय होना चाहिए और ऐसे में मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में अब बहुत लंबे समय के लिए कांग्रेस का कोई भविष्य इस राष्ट्र में दिखता नहीं है और उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से वो सत्ता को परिवार में रखने की कोशिश करते हैं, संगठन को परिवार तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं, परिवार को जो अच्छा लगता है उसको ही प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए हालात क्या बन गए कांग्रेस पार्टी के। पूरे देश की स्थिति अगर देखें और हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत सबसे बड़ा जो है वो चिंता और चिंतन का विषय है और ऐसे में मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर निकल आएगी और पार्टी कांग्रेस जो है वो विवश होकर के जो है वो ऐसी स्थिति में होगी जहां पर इसमें बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा आने वाले समय में बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात आप कांग्रेस के संदर्भ में कर रहे हैं, आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं जयराम जी, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि अब ये 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। जो अटल आडवाणी जी के दौर में पार्टी थी वो रीति नीति नहीं रह गई है, पर सफलताएं आपकी अचंभा पैदा करने वाली है। 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 लोगों की पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये सफलता कैसे हासिल कर रही है? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट बात मैं कह रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की निष्ठा है नेतृत्व पर जी, और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उन्होंने आज से नहीं वर्षों से काम किया है और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन आज दुनिया के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है।
और ये परिवारों को पार्टी नहीं है, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो पहले से ही स्पष्ट कर चुका है और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी मजबूती के साथ अगर आज इस मुकाम पर पहुंची है तो स्वाभाविक रूप से जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है उसका एक बहुत बड़ा एक योगदान उस पार्टी को यहाँ पहुंचाने में है। तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय जाता है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, उनने भी बहुत मेहनत की, उनको श्रेय जाता है। भाई अमित शाह जी को जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योजना बना करके, स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ने के लिए, उनको ये श्रेय जाता। तो ये पार्टी, हमारी पार्टी जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही है तो उसे एक बात साफ जाता, संदेश साफ जाता है कि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है और तभी आज इस मुकाम पर पहुंची है। अब आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, आज के इन परिणामों ने जयराम ठाकुर जी को निजी तौर पे कितना दबाव में ला दिया है? पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार वापसी की, उत्तराखंड में पार्टी लगातार दूसरी बार वापसी कर रही है, गोवा में वापसी कर रही है, मणिपुर में वापसी कर रही है। जयराम ठाकुर जी पिछले 5 साल से हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। आज कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इन परिणामों के बाद आने वाले चुनाव के लिए? क्या रणनीति पे काम करेंगे, कैसे करेंगे? और हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और जो उत्तराखंड में हुआ है सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, और उत्तर प्रदेश में हुआ है, मणिपुर में हुआ है और गोवा में भी यही हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे जब नवंबर के महीने में चुनाव होंगे तो परिणाम यही होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी हमसे जुड़ने के लिए। आपको बधाई 4 राज्यों में चमत्कारिक जीत के लिए और साथ साथ शुभकामनाएं हिमाचल में होने जा रहे चुनाव के संदर्भ में भी। तो ये थे हमारे साथ में जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद रामविचार नेताम जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। साथ ही अपने सहयोगी पूजा मोहन पांडे के पास भी रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेकिन इस सिलसिले से पहले समय एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं और लौट कर आते हैं तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।